हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ मुंबई डायरीज़ को। मुंबई डायरीज़ बेसिकली एमए एंटरटेनमेंट ने बनाया है। एमए एंटरटेनमेंट निखिल अडवाणी का है। अगर आप निखिल अडवाणी को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने कल हो ना हो बनाई थी, उसके बाद डीडे बनाई थी, सलाम इश्क बनाई थी, काफ़ी फिल्में बनाई हैं। और अब इनका एक प्रोडक्शन हाउस है जिसके थ्रू ये काफ़ी बड़े बड़े शोज़ बनाते हैं। अभी रिसेंटली इनका एक शो आया था जिसका नाम था एम्पायर, वो भी बहुत बड़ा शो था एमए एंटरटेनमेंट का। उसके अलावा ये एक शो है जो निखिल अडवाणी ने खुद डायरेक्ट किया है। एम्पायर को डायरेक्ट किया था मिताक्षरा ने। मिताक्षरा जी को मैं पर्सनली तो नहीं जानता, पर मैंने उनका नाम सुना हुआ है क्योंकि मैं एक फ़िल्म कर रहा था जहाँ पे उनकी एग्ज़िट हुई थी और मेरी एंट्री हुई थी, तो मुझे पता चला था उनके बारे में कि एक यहाँ पे एसोसिएट डायरेक्टर थी जो संजय लीला भंसाली के यहाँ काम करने गई हैं। उनकी फ़िल्म में रामलीला थी या शायद दूसरी फिल्म थी पद्मावत, और मैं उनकी जगह नहीं, मतलब उनके जूनियर पोस्ट में आया था। शी वॉज क्वाइट सीनियर, तो वैसा था। एनीवेज, दिस इज़ नॉट अबाउट दैट। सो मुंबई डायरीज़ तो मैंने देखना शुरू किया क्योंकि काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे इसके। हालांकि ट्रेलर देख के मुझे कोई ख़ास इंटरेस्टिंग नहीं लगा था ये, क्योंकि 26/11 के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं मैं पढ़ चुका हूँ, जानता हूँ। और राम गोपाल वर्मा ने भी उसके ऊपर एक फ़िल्म बनाई थी और भी काफ़ी लोगों ने कंटेंट बनाया है, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, तो मैंने वो देखी हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। पर अच्छी बात यह है कि उन्होंने क्या किया है कि उसको फिक्शनल कर दिया है बहुत ज़्यादा। उस रात को क्या हुआ था उन लोगों के साथ जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वैसा करके कुछ बनाया है। तो थोड़ा टैरेंटिनो स्टाइल है कि आपने एक फिक्शनल कर दिया। तो बेसिकली स्टोरी जो है वो एक हॉस्पिटल की है कि एक हॉस्पिटल में उस रात में क्या हो रहा था जिस रात में ये सारी एक्टिविटीज़ हुई थी। पर जैसा कि हमको पता है कि मैंने शायद बताया कि नहीं बताया कि स्क्रीन प्ले राइटिंग में एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई स्टोरी आपकी सिंगल लोकेशन की है तो प्रॉब्लम ट्रांजिशन में आती है। इधर से उधर सीन जा रहा है या इधर से उधर कहीं ले जाना है तो ट्रांजिशन बीच में क्या डालोगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम राइटर के सामने आती है। इसलिए कई बार राइटर को सब प्लॉट्स डालने पड़ते हैं। तो इस शो में भी काफ़ी सब प्लॉट्स हैं। और अगर आप एक शो बना रहे हो जो कि काफ़ी लंबा है, जिसके 7-8 एपिसोड हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऑडियंस कहीं बोर ना हो। तो आप शुरुआत ही ऐसी जगह से करो कि बोर ना हो। तो बहुत ही क्लिशेड शुरुआत है जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक बहुत ही सुपर ह्यूमन टाइप के डॉक्टर साहब हैं जो मोहित रैना प्ले कर रहे हैं, और वो बहुत ही दिल के अच्छे हैं। मतलब एक हीरो कैरेक्टर है जिसको सब एडमायर करते हैं। और ये जो कैरेक्टर है ये मुझे कुछ स्क्रब्स सीरियल के पीटर कॉक्स जो डॉक्टर हैं, एक स्क्रब्स करके सीरियल है, सिटकॉम है यूएस का, उसमें कैरेक्टर है जो जॉन मैकजिनले ने पोर्ट्रे किया था, पीटर कॉक्स, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो उसके ऊपर मुझे लगता है कुछ बेस किया। कुछ ये इन्होंने हाउस एमडी नाम का एक शो है जिसमें शेरलॉक होम्स का एक डॉक्टर वर्जन करके बनाया था उन्होंने, उस पे बेस्ड है कुछ। सो दोनों का एमेलगमेशन है। सो वो कैरेक्टर वहाँ पे आता है और वो कुछ इंटर्न हायर करने वाला है, और उस दिन वो इंटर्न वहाँ पे फंस जाते हैं और डॉक्टर की मदद करते हैं बाकी लोगों को वहाँ पे निकालने में और इलाज करने में। क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, वो एक उस दिन जिस दिन ये हुआ था उस दिन बहुत बॉडीज़ आई होंगी, बहुत इंजर्ड लोग आए होंगे, उन सबका इलाज करना आसान काम नहीं था। और जहाँ पर ये हो रहा है वो एक जनरल हॉस्पिटल है। और इस पर मैं जो आर्ट डायरेक्टर हैं प्रिया सुहास, उनका थोड़ा सा गुणगान करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सेट बनाया है। जहाँ तक मैंने मेकिंग की फ़ोटोज़ देखी है तो मुझे लगता है शायद रिलायंस स्टूडियो में बनाया होगा इन्होंने, जो कि फिल्म सिटी में है, या हो सकता है कहीं और बनाया हो, आई डोंट नो। मुझे तो रिलायंस फिल्म सिटी लग रहा था। तो उन्होंने बहुत अच्छा आर्ट डायरेक्शन किया है। मतलब लगता है कि सरकारी अस्पताल है, वैसी ग्रंजी दीवारें हैं, वो सब चीज़ें। हालांकि आर्ट पता चलता है, पर मुझे पता है इससे अच्छा नहीं हो सकता था। इससे अच्छा करने के लिए आपको रियल लोकेशन पे ही शूट करना पड़ेगा। तो आर्ट वर्क काफ़ी अच्छा है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं शो में जो मुझे समझ में नहीं आता इनको क्यों रोल दिया। जैसे कि सोनाली कुलकर्णी, शायद जान पहचान होगी, दोस्त होंगे, या सोनाली के पास इस वक्त काम नहीं हुआ तो छोटा सा रोल उनको दे दिया, जबकि शी इज़ एन एक्टर पार एक्सेलेंस। उनकी मतलब हिंदी फिल्में देखोगे तो ऐसा फील नहीं होगा, पर उनकी जब मराठी फिल्में देखोगे देन यू विल सी हर कॉन्फिडेंस कि कितना अच्छा काम करती हैं वो। और इसके अलावा जो मेन डॉक्टर है मोहित रैना, उनका एक दोस्त है जो आता है जाता है और एंड में गायब हो जाता है। उसका भी मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया कि वो क्यों है। सो जो स्टोरी है वो बेसिकली बड़ी सिंपल सी है कि एक 26/11 के दिन ये सारी चीज़ें हो रही थी, और एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या अफरा तफरी मच रही थी उन सब चीज़ों के बारे में। और एक जर्नलिस्ट है जो एक साइड में, वो इतनी ज़्यादा सेल्फिश है कि उसे किसी के मरने से जीने से फ़र्क नहीं पड़ता है। वो किसी भी लेंथ पे जाएगी अपने इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, मसाला रिट्रीव करने के लिए। और वो रोल प्ले किया है श्रेया धनवंतरी ने, जो स्कैम 92 में थी,
जो हर्षद मेहता वाला स्कैम वाला जो शो था उसमें उन्होंने सुचेता दलाल का रोल किया था। एंड आई थिंक दैट शी इज़ वेरी 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 गुड एक्ट्रेस बिकॉज जब हर्षद मेहता आप देख रहे थे तो उसमें विलेन एक्चुअली हर्षद मेहता था और हीरो जो थी सुचेता दलाल थी, वो स्टोरी यही ब्रेक करती हैं। पर जब आप शो देख रहे होते हो तो आपकी जो सिंपैथी है वो हर्षद मेहता की तरफ जाती है और जो हेट्रेड है वो सुचेता दलाल की तरफ जाती है। सेम गोज इन दिस शो एज वेल। तो इसमें जो रोल उन्होंने किया है वो तो खैर उसमें ग्रे शेड है ही नहीं। शी इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर इन द फर्स्ट हाफ एंड देन देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हर कैरेक्टर एंड शी बिकम्स अ गुड पर्सन। वो रियलाइजेशन होता है, वो कैरेक्टर का आर्क होता है, वो कैरेक्टर आर्क है उसके अंदर बहुत बढ़िया सा। पर वो कैरेक्टर आर्क की एक्चुअली ज़रूरत थी नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एंड दिस शो वाज नॉट अबाउट श्रेया धनवंतरी। तो कुछ चीज़ें, ये शो अच्छा है और ये शो चला भी है पर ये शो ब्लॉकबस्टर नहीं हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आया और गया, लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ दिए, सब कुछ था, टेक्निकली अच्छा शूट किया है, एक्टिंग वाइज अच्छा है, सबने अच्छी एक्टिंग करी है, मेहनत की है। बट द प्रॉब्लम इज़ प्लॉट वाइज कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं इस शो में। जैसे श्रेया धनवंतरी का कैरेक्टर, जब कोई आदमी बुरा करता है और फिर वो कैरेक्टर चेंज होता है, उसका कैरेक्टर आर्क होता है उसका, वो एक अच्छा इंसान बनता है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट जब कोई आदमी कुछ ज़्यादा ही बुरा कर देता है तो एज एन ऑडियंस, एज अ ऑब्जर्वर, इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन्स बट इट इज़ समथिंग दैट यू डिज़ायर दैट शी शुड गेट समथिंग आउट ऑफ इट। मतलब उसको कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए, सम काइंड ऑफ पनिशमेंट, कुछ तो मिले उसको, वैसा कुछ। एंड शी एस्केप्स फ्रॉम दैट, शी डज अ मेजर रॉन्ग थिंग। वो उसकी वजह से हॉस्पिटल पे अटैक होता है जो कि वो न्यूज़ अंदर जाके बाहर डाल देती है न्यूज़ चैनल्स पे, जो कि एक बार मतलब ये मुझे लगता है कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर्स बरखा दत्त से ही इंस्पायर्ड होते हैं। बरखा दत्त का वो एपिसोड बहुत फेमस है जब कारगिल में युद्ध हो रहा था और कारगिल की कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी जो उन्होंने सुन ली थी। वो जो रेडियो होता है उस पर बहुत बड़ा सा रेडियो होता है, उस पर वो आर्मी कोई अफसर रिसीव कर रहे थे वो चीज़, तो उसमें वो लाउड स्पीकर होता है, वो कान पे लगाओ तो भी आसपास के लोग उस चीज़ को सुन सकते हैं। तो उस पर वो कुछ कोऑर्डिनेट्स बता रहे थे जो इन्होंने अपने चैनल पे दिखा दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी लोगों को पता चल गया था, आर्मी मैन को पता चल गया था कि इनकी लोकेशन क्या है और उन्होंने अटैक किया, उसमें काफ़ी लोग मारे गए। एंड नो अपॉलजी केम फ्रॉम बरखा दत्त एज फार एज आई नो एंड दैट वॉज अ रॉन्ग थिंग टू डू। दैट वॉज मतलब लोगों की जान गई उसमें एंड बिकॉज ऑफ हर इस शो में भी बहुत सारी जानें गई। तो ना रियल लाइफ में ऐसा कुछ पनिशमेंट हुआ इस चीज़ का, ना इसमें हुआ। जर्नलिस्ट को इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस दी हुई है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जैसे वो इससे पहले मैंने वो बुराड़ी वाला केस के बारे में बताया था, उसमें भी आप देखो कितना शॉर्टी जर्नलिज्म हुआ है कि किसी भी एक चीज़ को, किसी की भी लाइफ बर्बाद कर दी आपने। एक लड़की है उसमें, वो कुछ वो लाल कपड़ा पहन के उस दिन बैठी थी जिस दिन जर्नलिस्ट आए थे, तो उसने उसी को कल्ट गुरु बता के उसी को दिखाना शुरू कर दिया और 1-2 दिन तक उसको दिखाते रहे और इंटरव्यूज़ लेते रहे ज़बरदस्ती पीछे पढ़ के, और उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। मतलब कुछ 3-4 दिन तक तो उसने बताया उसके बच्चों ने खाना नहीं खाया। सो इस तरह का जर्नलिज्म जो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ पे डिपेंड करता है, जो एक्चुअल ट्रुथ जानने पे यकीन नहीं करता पर वो दिखाने की कोशिश करता है जिससे उन्हें पता है सेंसेशनलिज्म हो सकता है। और जो होड़ है कि सबसे पहले हम न्यूज़ दिखाएं, क्योंकि कंपटीशन हो गया है। पहले तो सिर्फ DD1 था, DD पे न्यूज़ आती थी, पर अभी तो हर जगह न्यूज़ है और हर किसी को ये होड़ है कि सबसे पहले न्यूज़ हम दिखाएं। उस चक्कर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आम पब्लिक के लिए, उससे ये लोग टोटली अनअवेयर होते हैं या वो देख के भी अनसुना कर देते हैं, विच वॉज वेरी रॉन्ग। सो यू स्टार्ट फीलिंग हेट्रेड फॉर श्रेया धनवंतरीज कैरेक्टर, जो जर्नलिस्ट का कैरेक्टर है। बट इन द एंड यू आर कम्प्लीटली फाइन विद दैट। मुझे लगता है कि उस कैरेक्टर को कंटिन्यू करना चाहिए था और उसके साथ कुछ होता तो अच्छा रहता। मतलब यहाँ पे बार बार ह्यूमैनिटी दिखाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड की। मतलब जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं वो तो मतलब एकदम भगवान होते हैं, कोई विलन होता ही नहीं उसमें। हॉस्पिटल में सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई कि हर कोई हर किसी की मदद करता रहता है, विच इज़ गुड। मतलब कि एक आपदा के टाइम में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, वो अच्छी बात है। पर कुछ निगेटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं और वो ह्यूमैनिटी है, वो बैलेंस आउट करती है चीज़ों को, तो वो इसमें टोटली मिसिंग था। यहाँ पे ऐसा है कि जितने भी डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, सब एकदम सेल्फलेस हैं, सब लोग मदद कर रहे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ व्हाट वी वांट टू बिलीव, विच इज़ ट्रू एज वेल। डॉक्टर्स जो करते हैं, नर्सेज जो करते हैं, 24-24 घंटे काम करते हैं, विच इज़ ह्यूज, सब करते हैं। पर 1-2 तो होंगे जो नहीं करते होंगे, 1-2 तो होंगे जो सेल्फिश होंगे। दोज कैरेक्टर शुड ऑल्सो हैव बीन देयर, ऐसा मुझे लगता है। तो और इसमें एक नर्स का कैरेक्टर किया है, एक कैरेक्टर हैं, मैं नाम भूल गया, पुष्कराज चिरपुटकर, मैंने यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है, पुष्कराज चिरपुटकर। ये एक मराठी एक्टर हैं और इन्होंने नर्स का रोल किया है और इनकी सिस्टर की डेथ हो जाती है इसमें, और बहुत कमाल का काम किया। मतलब उस आदमी को देखकर ही मज़ा आता है और 1-2 सीन में तो मतलब लिटरली आंसू भी आ जाते हैं उसकी एक्टिंग को देखकर। मतलब अच्छे वे में आंसू आ जाते हैं।
और एक प्लॉट है मोहित रैना की वाइफ का जो ताज होटल में दिखाया गया है कि ताज होटल में किस तरह से वो सेल्फलेसली लोगों की मदद करती हैं, बाहर निकलने के बाद भी वापस अंदर जाती हैं और जाके 2 बार 3 बार अंदर जाके लोगों को निकाल के आती हैं, विच इज़ क्वाइट अनबिलीवेबल। कोई ऐसा क्यों करेगा जब एक्सपर्ट मौजूद हैं, जब पुलिस वाले मौजूद हैं चीज़ करने के लिए, यू कैन ईजिली गाइड देम, तो ऐसा आदमी कोई क्यों करेगा। और वो लॉजिक नहीं है कि पुलिस उनको जाने देगी, ऐसा नहीं होता है कि पुलिस एक आदमी को ऐसे एरिया में जाने दे जो कि सेफ़ नहीं है, उनके लिए सेफ़ नहीं है, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। तो वो स्टोरी जो थी वो टोटली आउट ऑफ प्लेस थी, जिसका कोई लॉजिक नहीं था। वो नहीं भी होती तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता। और सही बात तो ये है कि वो पूरी ताज वाली स्टोरी जो थी वो एक ऑब्स्ट्रक्शन था पूरी स्टोरी में, मतलब वो स्टोरी आगे बढ़ रही थी। पैरेलल प्लॉट डालने के लिए उन्होंने डाल दिया था, पर कुछ और पैरेलल प्लॉट भी डाल देते तो अच्छा लगता। ताज होटल में संदीप उन्नीकृष्ण शायद यही नाम था, उनकी डेथ हुई थी। वो एक बहुत ही ब्रेव ऑफिसर थे और उनकी डेथ हुई थी वहाँ पे, गोली लगी थी और उन्होंने बहुत ब्रेवली फाइट किया था। आई थिंक वो होना चाहिए था, एक ब्रेव पुलिस ऑफिसर होना चाहिए था। पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पे नहीं दिखाया गया, जो कि मुझे लगता है कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और उनको दिखाया जाना चाहिए। और जिस बंदे ने कसाब को पकड़ा था तुकाराम, उसके बारे में भी थोड़ा सा दिखाया जाना चाहिए था कि किस तरह से उसने वो किया था। मतलब वो भले आप फिक्शनल उसमें रखते, पर वो जो हीरोज़ हैं उनके बारे में दिखाते तो पब्लिक को थोड़ा सा, या एक एज एन ऑडियंस आई वुड ऑल्सो फील ग्रेट अबाउट इट। यहाँ पे जो हीरोज़ थे उनकी स्टोरी अपनी जगह है, पर दूसरे एक प्रोफेशन को डिमीन नहीं करना चाहिए था। मतलब आपके एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था, मुझे ऐसा लगता है आपके पास बहुत टाइम था चीज़ें दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत जगह स्टोरी ड्रैग हो रही थी, बहुत जगह फैल रही थी, ऐसी ऐसी जगह जा रही थी जहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें एक्सप्लोर हो रही थी जो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कोंकणा का और एक दादी माँ का वहाँ पे एक एंगल था, और कोंकणा का पास्ट के कोई स्टोरी थी जो एक अलमारी में दिखाई जाती है। इतनी रिलेवेंट स्टोरी थी जिससे कोई मतलब नहीं था। वो इंटेलेक्चुअलिज्म दिखाने के लिए उसमें डाल दी थी, बट आप वही चीज़ दिखाते हो फिर उसको एक्सप्लेन नहीं करते हो। दादी जी की भी जो कहानी थी वो भी कभी एक्सप्लेन नहीं की गई, छोटा से फुटेज में एंड में दिखा दी कि कुछ पंजाब में दंगे हुए थे, उसमें कुछ उनके साथ हो गया था, पर क्या रिलेशन था कंगना का उनके साथ, क्यों इतना सिंपैथी थी। और कंगना बोल रहा हूँ मैं, कोंकणा की क्या सिंपैथी थी उनके साथ, और कोंकणा का कैरेक्टर जो था वो इतना वीक क्यों था, वो सारी चीज़ें नहीं बताई गई। या तो उन्होंने सोचा हुआ कोई और सीजन बनाएंगे उसमें बता देंगे करके, बट दैट कैरेक्टर वाज नॉट completely something that you could connect with because you don't know anything about that character. So those were the things that I felt कि इस सीरीज़ में गड़बड़ थी, पर अच्छा भी बहुत था। जिस तरह से कैमरा मूवमेंट है, जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आए इसमें, लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। दिस नॉट much time given for character establishment which I find is completely nice, because आजकल के शोज़ में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर स्टैब्लिशमेंट में टाइम नहीं देना चाहिए, और कैरेक्टर स्टैब्लिश भी करो तो इतनी ब्रिलियंटली करो कि कुछ ना कुछ एक्शन चल रहा है उसके बीच में आप कैरेक्टर स्टैब्लिश कर रहे हो एंड इट बिकम्स गुड। और अगर आप किसी कैरेक्टर का फ्लैशबैक दिखा रहे हो तो एटलीस्ट इलेबोरेट अ लिटिल बिट मोर ऑन इट। जैसे कि वो जो अयान करके डॉक्टर था, मुस्लिम डॉक्टर था, नर्स था, उसका जो बैकग्राउंड दिखाया कि उसकी बहन के साथ काला जादू होता है तो इसलिए वो डॉक्टर बनता है, वो बहुत अच्छा था। मतलब वो एक अच्छा वैलिड रीज़न था किसी भी आदमी को मोटिवेट करने के लिए कि अच्छा मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ है तो मैं डॉक्टर बनूंगा। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे अच्छा लगा कि जो मुद्दे हैं, ये जो इस तरह की सीरीज़ होती हैं इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे पे खेल जाओ, मतलब कि आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते किसी ग्रुप को। तो इसलिए इन्होंने बैलेंस रखा है कि कुछ लोग मुस्लिम हैं, कुछ लोग हिंदू हैं, सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कुछ मुद्दे उठाने की कोशिश की हैं, जैसे कि अयान के साथ होता है कि उसको लगता है वो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है मुस्लिम होने की वजह से, और एक दो बार वो ऐसा दिखाया कि वो हो भी रहा है। मुझे लगता है कि वो शायद नहीं उठाना चाहिए था, और अगर उठाया है तो उसको या तो थोड़ा सा और फार आउट लेके जाना चाहिए था, और कोई स्पीच कर देते उसके ऊपर तो फिर और बेटर होता था कि एक थोड़ा सा और एक्सप्लॉइट कर सकते थे उस पर्टिकुलर मोमेंट को, क्योंकि वो चीज़ ऑडियंस पसंद करती है। पर अगेन डर उसमें ये होता है कि आप हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा उठाओ तो वो कॉन्ट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकता है। तो पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव हो गया तो आपकी सीरीज़ ही बैन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत सोचनी पड़ती हैं जब आप राइटिंग करते हो, क्योंकि आजकल का माहौल वैसा है कि किसी भी चीज़ पे आदमी को बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पीपल आर सो वोकल अबाउट एवरीथिंग, कुछ भी कहीं भी बोल सकते हैं, और पीपल हैव इंडिपेंडेंस टू से एनीथिंग एनीवेयर। सो उसकी वजह से बड़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं और लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो देखने लायक होती भी नहीं है। मतलब कि वहाँ पे कुछ मुद्दा ही नहीं होता पर वहाँ पे मुद्दे निकाल लिए जाते हैं। सो आजकल सोशल मीडिया की वजह से वो सारी चीज़ें हो रही हैं। बट एनीवेज ओवरऑल द सीरीज़ इज़ मस्ट वॉच। पर एक प्रॉब्लम है, मेरे पापा ने ये सीरीज़ देखी, तो मैं जब भी कोई सीरीज़ देखता हूँ तो पापा को भी साथ में बोलता हूँ पापा आप भी देखो, तो वो अलग देखते हैं अपने टीवी पे और मैं अपने लैपटॉप पे देखता हूँ। पर डिफरेंस ये है कि मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उन्होंने 1-1.5 एपिसोड देख के छोड़ दिया कि बोरिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है, विच इज़ ट्रू कि देयर इज़ नो फैक्चुअल थिंग, देयर इज़ नो, लाइक आप मुंबई डायरीज़ देख रहे हो और आपको पता है 26/11 का है, तो यू वांट सम फैक्ट्स, जैसे कि अगेन बुराड़ी मर्डर्स में है या फिर बाकी जो शोज़ होते हैं,
टुडे आजकल के जो शोज़ है ना, उसमें जब हम कोई शो देखते हैं ना, तो वी वांट टू फील इंटेलिजेंट, हमें लगता है कि हमें उससे कुछ मिलना चाहिए। एंड दिस हैज़ बिकम अवर पार्ट ऑफ अवर साइकी, दैट एवरी टाइम वी वॉच अ शो वी वांट टू फील इंटेलिजेंट, वी वांट टू गैदर सम नॉलेज थ्रू इट। जब वो नहीं मिलती है, दैट्स व्हेन वी गेट इरिटेटेड, बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट एनी मोर इंटरेस्टेड इन ग्रेट लव स्टोरीज और great stories that does not give us anything. We feel it's a fucking waste of time. That's why we want to know something out of it, something, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो दैट हैज़ बिकम द थिंग। एंड ये सब चीज़ें मुझे इसलिए बताएं क्योंकि OTT में जब आप पिचिंग करते हो तो दे आर लुकिंग फॉर रियल लाइफ स्टोरीज, जिसको थोड़ा सा फिक्शनलाइज करके आप प्रेजेंट कर सको, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है, ऑडियंस इंटरेस्टेड होती है कि ये चीज़ हुई है और हमें नहीं पता, एंड दे स्टार्ट गूगलिंग अबाउट इट। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है लोगों के लिए। तो वो भी साइकोलॉजी का हिस्सा हो चुका है हमारे, कि वी वांट टू रिसर्च अबाउट एवरीथिंग। कुछ भी हमारे दिमाग में आता है, वी स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट इट। सो दैट्स द थिंग। तो अच्छा शो है। फॉर सम पीपल विल फाइंड इट बोरिंग, सम पीपल विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। नथिंग मच हैपन्स इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर चेंज एक्सेप्ट श्रेया धनवंतरी's कैरेक्टर। अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स हैज़ नॉट बीन गिवन द राइट क्लोजर नहीं मिला। एंड अब हो जाता है, हैप्पी एंडिंग है, बट नॉट समथिंग दैट यू आर डिज़ायरिंग फॉर। आपको लगता है कि एंड में कुछ और होना चाहिए था, बट कुछ नहीं होता है। एंड दैट्स वेयर द शो एंड्स। आई थिंक लास्ट एपिसोड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। एंड आई थिंक लिटिल बिट मोर वर्क ऑन द स्क्रीन प्ले वुड हैव डन द डील। ऐसा कैसे है कि जितने भी लोग हैं उसमें अपराधियों, मतलब टेररिस्ट ही ख़राब हैं, बाकी सब तो अच्छे ही लोग हैं। So this was the basic show, but maybe that was the writer's dream of showing the world where everyone is helping everyone in the time of adversity. So that's it. So that's my review of Mumbai Diaries. Bye bye.